चलो बच्चों शुरुआत करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही ग्लैमरस टाइप का चैप्टर है फजांस। मैं बोल रहा हूँ चैप्टर बड़ा ही ग्लैमरस, इसका बड़ा इज्जत है केमिकल बॉन्डिंग में। तो हम लोग पढ़ेंगे फजांस रूल। अब ये जो फजांस रूल है ये करता क्या है? एक्चुअली दिस रूल या यूजिंग दिस रूल वी फाइंड कोवेलेंट कैरेक्टर इन एन आयनिक कंपाउंड। ये फजांस रूल का यूटिलाइजेशन क्या है? दिस रूल एक्चुअली गिव्स एन आइडिया अबाउट द कोवेलेंट कैरेक्टर इन एन आयनिक कंपाउंड। तो इस रूल्स में कुछ ऐसे रेगुलेशंस हैं या कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको यूज करके हम ये बता पाते हैं कि ठीक है भाई, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर है तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है कि कम है। जैसे अगर हमें कंपेयर करना हुआ, हमें दो आयनिक कंपाउंड्स दे दिए और फिर पूछा गया कि भाई बताइए किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, किसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है। सो वी कैन वेरी इजीली आंसर यूजिंग द फजांस रूल। और ये जो फजांस रूल है, तो एक साइंटिस्ट है ऑब्वियसली फजांस। इनका पूरा नाम वैसे हमारे करिकुलम में उसका कोई यूज नहीं होगा, पूछा नहीं जाएगा, बट चूंकि इतना फेमस है फजांस रूल तो इनका पूरा नाम लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो नाम थोड़ा सा अटपटा है, चूंकि नेचुरली विदेशी लोगों के नाम थोड़े से अटपटे रहते हैं। सो दिस इज कैज़िमियर्स फजांस। तो ये हो गया इनका पूरा नाम, कैज़िमियर्स फजांस। चलो भाई, अब ये जो फजांस रूल है या कोवेलेंट कैरेक्टर है आयनिक कंपाउंड में, नाम से कोई ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन ये तो सीखना बहुत जरूरी है कि आयनिक कंपाउंड में भी क्या कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। अभी तक तो सर ने यही बताया कि भाई आयनिक कंपाउंड है तो मतलब कोवेलेंट की तो बात ही नहीं है। इसमें एक कैटायन हो गया, एनायन हो गया, दोनों सेपरेट हो गए, परफेक्ट चार्ज ट्रांसफर हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया, दोनों जुड़े हुए रहते हैं, आयनिक बॉन्ड होता है। अब ये आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर जरा समझो क्या। देखो बच्चों, आयनिक कंपाउंड के कोवेलेंट कैरेक्टर का मतलब, बात करते हैं कि से एक कैटायन है। अच्छा, एक एनाइन है तो नेचुरली क्या होता है, कैटायन का साइज छोटा हो जाता है और एनाइन का साइज बड़ा हो जाता है। अब ये जो कैटायन और एनाइन है ये परस्पर जब पास में आते हैं तो मान लेते हैं से दिस कैटायन इज से A+ and let this anion is B-. So when these two ions come closer to each other, then they form an ionic compound and let's say that is AB. उसका फॉर्मूला AB हो गया। अब यहां पर फजांस ने एक बड़ी स्पेशल बात देखी जो इनसे पहले किसी ने नहीं देखी, इसलिए इस रूल का नाम उनको ट्रिब्यूट किया गया। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फजांस रूल। तो क्या है बच्चों कि फजांस ने क्या देखा, पहले समझ लेते हैं फिर सारी बातों को लिख भी लेंगे। देखो फजांस ने क्या देखा कि भाई जैसे क्या होगा कि जब आयनिक बॉन्ड बनता है तो नेचुरली ये जो कैटाइंस और एनाइंस हैं जितनी दूर दूर अभी दिख रहा है उतनी दूर तो होते नहीं है, पास में होते हैं। तो थोड़ा सा पास बना लेते हैं। सो लेट्स से दिस स्मॉलर circle represents a cation and this, let's say, okay, is fine. Okay, so this bigger circle is your anion. This bigger circle is your anion. तो इस एनायन में एक हम माइनस का साइन यूज कर देते हैं प्यारे बच्चों, और इस कैटायन में एक प्लस का साइन लगा देते हैं। ठीक, फजांस ने क्या देखा, देखो क्या देखा। जो भी बात उन्होंने देखी वो होती तो नॉर्मल सी बात है, बट
एज ही रियलाइज फर्स्ट ऑफ ऑल, सो दैट्स वाई हम लोग उनके नाम को अभी भी याद करते हैं। उन्होंने क्या देखा कि भाई ये जो कैटाइन है, तो कैटाइन बना कैसे? तो ए ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन बी को पास कर दिया, तो ए का इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा सा रिड्यूस हो गया, उसका साइज कम हो गया, तो कैटाइन हो गया। और बी ने चूंकि एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया, दैट्स वाई इट इज लुकिंग लार्जर, और ये बड़ा होता भी है। अच्छा, अब कैटाइन का तो साइज ही छोटा हो गया, तो इस कैटाइन का बच्चों जो Z इफेक्टिव होगा, इस कैटाइन का जो Z इफेक्टिव होगा, वो Z इफेक्टिव इस एनाइन के Z इफेक्टिव से बड़ा होगा। तो क्या है कि कैटाइन अपना इलेक्ट्रॉन चूंकि दे दिया, तो साइज कम हो गया, एनाइन का साइज बच्चों ज्यादा हो गया। तो इस कैटाइन के लिए अगर Z इफेक्टिव देखें, तो वो जो Z इफेक्टिव होगा वो इस एनाइन के Z इफेक्टिव से डेफिनेटली ज्यादा आएगा। रीजन क्या है? क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं ना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करेंगे तो साइज अगर इसका छोटा हो जाए तो Z इफेक्टिव बढ़ जाता है। तो ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है कैटाइन का ज्यादा हो गया और एनाइन का कम हो गया। अब कैटाइन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत शक्तिशाली है। मतलब इसका जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियर का चार्ज बहुत शक्तिशाली हो गया। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर में तो बच्चों पहले से ही पॉजिटिव चार्ज होता था, अब तो ये नेट पॉजिटिव हो गया, तो उसको और ताकत मिल गई, उसको बल मिल गया। लेकिन बच्चों यहां पर क्या है, यहां जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता था, अब उसकी ताकत कम हो गई, क्योंकि बाहर से एक एडिशनल माइनस चार्ज आ गया। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं बच्चों? न्यूक्लियस को शील्ड करते हैं। अब और ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ओवरऑल नेगेटिव ही हो गया, तो इसका तो ऐसी का तैसी हो गया। इसका Z इफेक्ट जो है वो तो बहुत ही कम चला गया। अच्छी बात। अब अगर इसका Z इफेक्टिव ज्यादा है, तो ये चक्कर में रहेगा कि चूंकि इसका जो प्लस है वो मजबूत हो गया है ना। Z इफेक्टिव ज्यादा का मतलब क्या हो गया कि इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही स्ट्रांग हो गया, स्ट्रांग पॉजिटिव ऑफ न्यूक्लियस। Z इफेक्टिव तो न्यूक्लियस से ही जनरेट होता है। तो अब क्या हुआ कि चूंकि यहां पर बहुत ज्यादा तगड़ा पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो वो पॉजिटिव चार्ज क्या करता है कि ये जो एनाइन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ये डिस्टॉर्ट कर देता है। जैसे अगर ये दोनों काफी दूर दूर पर हों बच्चों, तो एनाइन का एक सिमेट्रिक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, ऑलमोस्ट सर्कुलर। अब जैसे ये पास में आते हैं, तो चूंकि यहां पर बहुत ही तगड़ा पॉजिटिव चार्ज बैठा हुआ है, साइज बहुत कम है, तो Z इफेक्टिव बहुत ह्यूज है बच्चों। तो ड्यू टू दैट एक्सेसिव Z इफेक्टिव होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स, ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये क्या होते हैं कि इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। और उसके चलते क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो पास के इलेक्ट्रॉन है, ये पास के इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं, मतलब इस साइड जाने लगते हैं। इन दिस वे क्या करते हैं, ये जो कैटाइन है, ये कैटाइन क्या करता है कि इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है। कैटाइन्स क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है। इस तरह से साइज इस तरह से हो जाता है। अच्छा, अब ये जब कैटाइन्स अपनी तरफ एनाइन को खींचेगा, या यूं कहें कि इलेक्ट्रॉन्स को जब खींचता है, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स कैटाइन के पास जाएंगे। तो जब ये इसके पास जाएंगे तो इसके पॉजिटिव चार्ज को कम करेंगे। तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे कि इसके पॉजिटिव चार्ज को रिड्यूस करेंगे। यानी कि ओवरऑल थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज भी कम होता है बच्चों, थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज भी कम होता है। रीजन बात समझ में आ रही है? क्यों होता है? ड्यू टू पावरफुल Z इफेक्टिव ऑफ cation, some of the electrons are attracted towards the cation, so this negative charge of electron neutralizes some of the positive charge of cation, so overall जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो
कुछ हद तक कम हो जाता है। अब चार्ज के मैग्नीट्यूड का कम होने का मतलब क्या है? वही तो कोवेलेंट कैरेक्टर है। कोवेलेंट कैरेक्टर में कोई चार्ज नहीं होता है, शेयरिंग होती है प्यारे बच्चों। जैसे बात समझें, जैसे हम बात करें से बात करते हैं Na+ और Cl- की, गौर से समझिए। तो हमें क्या लग रहा है? हमें तो लग रहा है कि एक यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है, एक यूनिट का नेगेटिव चार्ज है, लेकिन दरअसल ये थ्योरेटिकल है प्यारे बच्चों। जब ये क्लोराइड आयन और Na+ आयन एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो भले ही थोड़ा सा पार्ट, लेकिन ये थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि थोड़े से इलेक्ट्रॉन Na+ के पास आ जाएंगे। तो मान लीजिए हमने कहा से 2 इलेक्ट्रॉन Na+ के पास आए, जस्ट एग्जांपल, तो क्या होगा बच्चों कि 2 इलेक्ट्रॉन जितना पॉजिटिव चार्ज भी यहां खत्म हो जाएगा और यहां 2 इलेक्ट्रॉन जितना नेगेटिव चार्ज भी खत्म हो जाएगा। तो ओवरऑल जो चार्ज होगा वो एक यूनिट पॉजिटिव और एक यूनिट नेगेटिव से थोड़ा सा कम होगा उसका मैग्नीट्यूड। तो दिस न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज जनरेट अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। अगर हम कहें कि पूरे का पूरा चार्ज खत्म हो जाए तो 100% कोवेलेंट हो गया भाई। थोड़ा सा चार्ज खत्म हो जाए, थोड़ा सा चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाए तो थोड़ा सा कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया। अब भाई 2 अलग अलग सिस्टम है, किसी में क्या हो रहा है, ज्यादा चार्ज न्यूट्रलाइज हो रहा है, किसी में कम न्यूट्रलाइज हो रहा है। जैसे मान लीजिए आपका कैटायन जितना छोटा होगा बच्चों उतना ही तगड़ा Z इफेक्टिव होगा। क्योंकि हम लोग क्या पढ़ते आए हैं, हम लोग बचपन से यही पढ़ते आए हैं, बचपन मतलब आपकी 11th की शुरुआत, तो हम लोग बचपन से यही पढ़ते आए हैं कि जो Z इफेक्टिव होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो साइज इस कैटाइन का जितना छोटा उतना ही ज्यादा Z इफेक्टिव, और एनाइन का साइज जितना बड़ा उतना ही कम Z इफेक्टिव। तो भाई अच्छा एक बात और, इसके न्यूक्लियस की ताकत कम है, इसका Z इफेक्टिव कम है, तभी ना ये रोक नहीं पा रहा है अपने इलेक्ट्रॉन्स को, सामने वाले न्यूक्लियस के पास भागे चले जा रहे हैं। अगर एनाइन का ही Z इफेक्टिव तगड़ा हो तो मजा ले किसी की जो एनाइन के इलेक्ट्रॉन ले जाए। तो यहां पर क्या है कि एनाइन का Z इफेक्टिव कमजोर हो जाता है और कैटाइन का Z इफेक्टिव तगड़ा हो गया। तो एनाइन्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर इलेक्ट्रॉन, उनको खींचने के चक्कर में रहता है। तो जो एक सिमेट्रिक स्फेरिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, गलती से मैंने सर्कुलर वर्ड का यूज किया था बच्चों, दैट वाज अ रॉन्ग वर्ड, स्फेरिकल होना चाहिए। तो ये जो स्फेरिकल आउटर इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है उसको डिस्टॉर्ट कर देता है, उसको डिस्टॉर्ट कर देता है, इस तरह का शेप बन जाता है। तो जितना बड़ा होगा ये एनाइन उतना ही बच्चों इसका Z इफेक्टिव नीचे जाएगा, तो उतना ही ढीला हो जाएगा मामला। Z इफेक्टिव नीचे चला गया तो जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनसे जो है इसका संपर्क थोड़ा कच्चा पड़ गया, कम फोर्स हो गया, और जल्दी जाएंगे इसके पास। तो कोई पूछे अच्छा बताइए भाई कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा आए इसके लिए क्या करना होगा? तो पहली बात तो हम कुछ नहीं करते हैं, हमें तो देखना, हमें तो ऑब्जर्व करना और आंसर देना है, हमारे हाथ में क्या है। तो हम कहेंगे जितना छोटा कैटायन और जितना बड़ा एनायन उतना ही ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर, उतना ही ज्यादा चार्ज न्यूट्रलाइजेशन, उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिफॉर्मेशन, उतना ही कम आयनिक कैरेक्टर, उतना ही कम आयनिक कैरेक्टर, कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो आयनिक कैरेक्टर कम। बस इतनी सी बात, हो गया फजांस रूल, हो गया फजांस रूल। कितनी अच्छी बात बताई उन्होंने। दिखता है तुम्हें एक एक यूनिट प्लस माइनस, होता नहीं है, क्योंकि भले ही थोड़े से इलेक्ट्रॉन जाएं लेकिन थोड़े से इलेक्ट्रॉन तो इस कैटाइन के पास जरूर जाएंगे, और जैसे ही जाएंगे, जैसे ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके पास शिफ्ट होगा तो थोड़ा सा चार्ज न्यूट्रलाइज्ड हो जाएगा, थोड़ा सा चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और चार्ज का न्यूट्रलाइजेशन ही कोवैलेंट कैरेक्टर को जन्म देता है बच्चों। अगर चार्ज बिल्कुल ही नहीं तो 100% कोवैलेंट हो गया। चलो
इसको ड्रॉ कर लेते हैं और जो बातें हमने समझी हैं उसको साफ साफ नोट करते हैं। अब थोड़ा जरा डिटेल में समझ लें कि ये जो कोवैलेंट कैरेक्टर है, अभी जो बातें हम समझ रहे थे बस उनको नोट डाउन कर लेना है ताकि दिमाग में बना रहे। देखो बच्चों, सबसे पहली बात तो यही समझनी होगी हमें कि कोई भी कंपाउंड हो वो ना ही 100% आयनिक होता है और ना ही 100% कोवैलेंट होता है। जैसे हम जब कोवैलेंट कंपाउंड्स की बात करते हैं तो उनमें भी थोड़ा बहुत आयनिक नेचर होता है, ऐसे ही आयनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं बच्चों तो उनमें भी थोड़ा बहुत कोवैलेंट नेचर होता है। सो दिस इज द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, दैट इज no bond is 100% ionic और कोवैलेंट। ये तो पहली बात हो गई। कोई भी बॉन्ड ना ही 100% आयनिक होता है और ना ही वो 100% कोवैलेंट होता है। अच्छा, तो क्या होता है भाई? तो each bond has both ionic as well as covalent characters, हर बॉन्ड में ये दोनों ही कैरेक्टर रहते हैं बच्चों, लेकिन अभी हम चूंकि फजांस रूल पढ़ रहे हैं तो हमें किस तरह के कंपाउंड्स पढ़ने हैं? हमें आयनिक कंपाउंड्स को देखना है और फिर उसमें चेक करना है कि कितना कोवैलेंट कैरेक्टर है। तो अगली बात यह है कि ये जो कोवैलेंट कैरेक्टर है, इन आयनिक कंपाउंड्स is analyzed using फजांस रूल, है ना। हम क्या करते हैं कि कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड्स इज एनालाइज्ड यूजिंग फजांस रूल का यूज करके हम बता पाते हैं कि कितना या कोवैलेंट कैरेक्टर का क्या हिसाब किताब है किसी आयनिक कंपाउंड में। तो ये तो बहुत ही बेसिक बात हुई। अब इसकी वर्किंग कैसी है फजांस रूल की, तो उसको भी देख लें जरा एक बार। चलो भाई, तो ये जो फजांस रूल है इसकी वर्किंग क्या है, मींस कैसे फजान ने अपना एक्सप्लेनेशन दिया, तो वो एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं क्या है। वैसे तो हम लोग शुरुआत में ही समझ लिए थे प्यारे बच्चों, फिर भी एक बार नोट कर लिया जाए तो बढ़िया रहता है। तो वर्किंग में क्या होता है कि when ये जो कैटाइन है एंड एनाइन आर क्लोज टू ईच अदर, मतलब ये जब दोनों एक दूसरे के पास रहते हैं तब क्या होता है, ड्यू टू हायर Z effective of cation, comma, it attract negative charge। ये क्या करता है, it attract negative charge of anion towards itself। अब चूंकि ये अपना नेगेटिव चार्ज, ये क्या करता है, एनायन का नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ खींचता है, तो उससे क्या होता है, सो इट अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज ऑफ एनायन टुवर्ड्स इटसेल्फ एंड, या एंड की जगह ऐसे लिख सकते हैं, रिजल्टिंग इन डिफॉर्म्ड unsymmetrical
इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओवर एनाइन, है ना। क्या हो जाता है, पहले जो स्फेरिकल सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड था एनाइन का, अब चौपट हो गया, वो अब टेढ़ा मेढ़ा हो गया, अनसिमेट्रिकल हो गया, अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया। अब कैसा हो गया, अभी इस तरह का हो गया प्यारे बच्चों। जैसे पहले तो एकदम स्फेरिकल था, अभी इसकी चोंच आ गई। इस चोंच में क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा इस पॉइंट पर कंसंट्रेटेड हो गए ड्यू टू द Z इफेक्टिव ऑफ दिस कैटाइन। यहां पर बैठ के यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया, यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये थोड़ा सा अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया चार्ज का। अच्छा, अब अगला स्टेप क्या हुआ, जैसे ये पास आए तो क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया कि कुछ पॉजिटिव चार्ज को कंज्यूम किया, प्लस माइनस आपस में न्यूट्रलाइज होने लगे तो कुछ चार्ज जो है खत्म हो गया। तो इसी के चलते कोवेलेंट कैरेक्टर जनरेट हुआ। नाउ द नेक्स्ट व्हाट हैपेंस दैट अब इसके बाद क्या होता है कि अब क्या होता है बच्चों कि अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ चार्ज, gets neutralized, which is the reason of covalent character, तो ये बेसिक बात थी जो फजान ने हमें बताई। अच्छा, अब एक बात क्या है, अब यहां पर दो लोग हैं भाई, एक है कैटाइन, एक एनाइन है। तो कैटाइन का काम क्या है, चार्ज को अपनी तरफ खींचना। एनाइन का काम है, एनाइन का तो वैसे कुछ काम लग ही नहीं रहा होगा आपको, एनाइन तो सरेंडर है कैटाइन के सामने। तो वो सरेंडर कितनी श्रद्धा से होता है, ये भी उसका काम है कि नहीं। कैटाइन का एनाइन अपना चार्ज भेजो, वो कहेगा जी साहब भेज रहे हैं। तो जितना आसानी से चार्ज भेजे उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। तो दोनों का रोल अहम है, तो देखो बच्चों, दोनों रोल को देखते हैं। यहां पर बच्चों जब कैटाइन की बात होती है, रोल ऑफ कैटाइन देखते हैं जरा। रोल ऑफ कैटाइन यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसका क्या काम है। तो काम तो आपको समझ आ ही गया होगा, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचना, है ना। इसका जो काम है वो तो समझ में आ ही गया होगा, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचना। लेकिन इस काम को एक साइंटिफिक नाम दिया जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर। तो पोलराइजिंग पावर कोई पूछे या कोई पूछे कैटाइन का रोल बताइए क्या है भाई, तो आप क्या बताएंगे। तो आप बताएंगे कि इट इज, या पोलराइजिंग पावर को पीपी लिख लेते हैं, ठीक है। सो पोलराइजिंग पावर इज डिफाइंड एज, पोलराइजिंग पावर जो होती है कैटाइन की, इट इज डिफाइंड एज एबिलिटी ऑफ कैटाइन to deform electron cloud, या थोड़ा ऐसे लिखते हैं, to deform symmetrical
to deform symmetrical electron cloud of anion प्यारे बच्चों into asymmetrical electron cloud। ये भी सिमेट्रिकल और asymmetrical वर्ड भी बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है। into asymmetrical electron cloud। तो इसकी जो ताकत है डिफॉर्मेशन की, दरअसल वही पोलराइजिंग पावर है। तो ये तो बात हुई किसकी, ये तो बात हुई कैटाइन का क्या रोल है भाई फजांस रूल में। अब बात करते हैं एनाइन का रोल क्या होता है। फिर जब दोनों के रोल समझ लेंगे तब देखेंगे कि अब इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है तो कब ज्यादा है, या कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिन पर ये पोलराइजिंग पावर का डिपेंडेंस है। देखो अब बात करते हैं बच्चों रोल ऑफ एनाइन। तो एनाइन का रोल क्या है, ये तो दयनीय स्थिति में है, ये बेचारा कहाँ कुछ कर रहा है। हाँ, लेकिन ये कितना श्रद्धा से अपने आप को समर्पित कर पा रहा है कैटाइन के सामने, ये जरूरी है। तो इसका रोल है, इसका रोल जो है उसका साइंटिफिक नेम है बच्चों पोलराइजेशन। पोलराइजेशन, इसका पोलराइजेशन होता है ड्यू टू द पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटाइन, या इसे एक और नाम से भी जाना जाता है प्यारे बच्चों। इस पोलराइजेशन को हम पोलराइजेबिलिटी भी कहते हैं। पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी तो ऐसे भी जानते हैं। अब देखिए, तो कोई कहे व्हाट इज पोलराइजेशन, तो सबसे पहले तो ये लिखोगे कि पोलराइजेशन इज डिफाइंड फॉर एनाइन ओनली। कोई कहे कैटाइन की पोलराइजेशन क्या होती है, आप कहेंगे सर कुछ नहीं होता है, कैटाइन के पोलराइजेशन का कोई मतलब ही नहीं है। पोलराइजेशन किसके लिए होगा, केवल और केवल एनाइन के लिए। कोई कहे एनाइन की पोलराइजिंग पावर, क्यों मजाक करते हैं सर, एनाइन में कहां ताकत के पोलराइज कर पाए किसी को, वो तो खुद पोलराइज होने के लिए पैदा लिया है, वो क्या पोलराइज करेगा। तो चलिए भाई, पोलराइजेशन एनाइन का क्या होता है, तो कुछ नहीं, पोलराइजेशन ऑफ एनाइन, पोलराइजेशन ऑफ एनाइन इज क्या है भाई, इज द डिफॉर्मेशन, of its electron cloud, its symmetric electron cloud, यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं लिखना चाहिए, symmetric electron cloud into asymmetric form, due to cation, तो ये बात रही कि एनाइन के पोलराइजेशन या उसकी पोलराइजेबिलिटी का मतलब क्या है। तो दोनों एक ही बात है, एक करता है दूसरा करवाता है, हो गया पोलराइजेबिलिटी और पोलराइजिंग पावर। अब सवाल उठता है कि सर ठीक है, बात तो समझ आ गई, अब इसमें मेन किस तरह के एप्लीकेशन आते हैं। ऐसे दो आपको आयनिक कंपाउंड दे दिए, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, तब बात और पक्की समझ आएगी। ओके बच्चों, तो लेट्स हैव टू एग्जांपल्स, लेट्स हैव अ एग्जांपल, और इस एग्जांपल में हमारे पास दो आयनिक कंपाउंड्स हैं। सो लेट्स से द फर्स्ट आयनिक कंपाउंड इज Al(I3), एल्यूमिनियम का ये आयोडाइड हो गया, और बच्चों दूसरा है AlF3, ये फ्लोराइड हो गया। अब इन दोनों को जरा गौर से समझते हैं। तो अगर इन दोनों के हम आयंस को एनालाइज करें तो फर्स्ट में एल्यूमिनियम 3+ आयन है,
और यहां पर 3I माइनस है, और यहां देखा जाए तो यहां भी बच्चों एल्यूमिनियम 3 प्लस है और 3F माइनस है, मतलब एक एल्यूमिनियम आयन के साथ 3 आयोडाइड आयन है और यहां पर 3 फ्लोराइड आयन है। अब जैसे आपसे पूछा जाए कंपेयर आयनिक कैरेक्टर या कोवेलेंट कैरेक्टर, एक ही सवाल है, जैसे पूछे कि कंपेयर आयनिक या कोवेलेंट कैरेक्टर, दोनों एक दूसरे का ठीक उल्टा होगा प्यारे बच्चों, कोवेलेंट कैरेक्टर। सो दिस इज द क्वेश्चन। तो जरा देखो करके देखते हैं। अब भाई अगर बात करी जाए एल्यूमिनियम कैटाइन की बात की जाए, ठीक, तो ये जो कैटाइन है वो तो दोनों में एक ही जैसा है। तो जिस साइज का बनेगा AlI3 का, आइडेंटिकल एकदम सेम लगभग AlF3 का, क्योंकि दोनों में ही Al3 प्लस है। अच्छा ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों हम लोग कैटाइन के बाद एनाइन की बात करते हैं। तो अगर एनाइन की बात होगी तो एक बात तो पहले यह समझनी है कि एनाइन जब बनाओगे तो कैटाइन से थोड़ा सा बड़ा ही बनाना है। तो यहां पर ये जो एनाइन है दिस इज फ्लोराइड एनाइन F माइनस। अच्छा, लेकिन यहां जो एनाइन है वो कैसा है? यहां जो एनाइन है वो फ्लोराइड नहीं है, यहां जो एनाइन है वो आयोडाइड एनाइन है। तो थोड़ा सा मैंने बड़ा बनाया जानबूझ के, थोड़ा सा बच्चों बड़ा बनाया है। देखो, सो दिस इज योर I माइनस, ओके, देन दिस ग्रीन इज योर Al3 प्लस, दिस इज अगेन Al3 प्लस, एंड दिस ब्लू इज योर F माइनस। ओके, अब देखो क्या लग रहा है तुम्हें। अब अगर Z इफेक्टिव कैटाइन की बात करें तो दोनों में एक ही जैसा है। अब ये जो आयोडीन वाला एनाइन है, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है बहुत दूर तक छितराया हुआ है, न्यूक्लियस से बहुत दूर है, इसमें उतना दूर नहीं है। तब क्या होगा? तब होगा क्या कि ये जो है बहुत तेजी से डिफॉर्म होगा, क्योंकि यहां का Z इफेक्टिव बहुत ही कम है। यहां का इलेक्ट्रॉन क्लाउड इतना बड़ा है कि इसको बहुत आराम से माइनस चार्ज मिलेगा, नेगेटिव चार्ज मिलेगा, तो बहुत बच्चों ज्यादा डिफॉर्मेशन आएगा। यहां उतना डिफॉर्मेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि रिलेटिवली कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इन कंपैरिजन टू आयोडाइड आयन। अब जितना ज्यादा डिफॉर्मेशन उतना ही ज्यादा चार्ज न्यूट्रलाइजेशन, और जितना ज्यादा चार्ज न्यूट्रलाइजेशन उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा कि नहीं। तो अगर हम बात करें आयोडाइड आयन की तो क्या समझ में आता है? समझ में ये आता है कि यहां पर हाई डिफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड का तगड़ा डिफॉर्मेशन। और यहां क्या समझ में आता है? डिफॉर्मेशन तो दोनों जगह होगा, क्योंकि डिफॉर्मेशन करने वाला व्यक्ति एक ही है, एल्यूमिनियम 3 प्लस। तो जो कमजोर होगा उसका ज्यादा डिफॉर्मेशन कर देगा, उसकी ताकत तो बराबर ही है। यहां पर क्या होगा? यहां पर होगा बच्चों रिलेटिवली लोअर डिफॉर्मेशन, ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। यहां थोड़ा सा कम डिफॉर्मेशन हो गया। अच्छा, फिर ज्यादा डिफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ भाई? ज्यादा डिफॉर्मेशन का मतलब हुआ मोर चार्ज न्यूट्रलाइजेशन। यहां बच्चों ज्यादा चार्ज का न्यूट्रलाइजेशन हुआ, यहां पर क्या हुआ? लेस चार्ज न्यूट्रलाइजेशन। तो किसमें ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आया? ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर तब आता है जब ज्यादा चार्ज गायब हो। चार्ज का बढ़ना ही बच्चों आयनिक नेचर है,
और चार्ज का घटना ही कोवेलेंट नेचर है, यही तो बेसिक है। तो अगर हम कोवेलेंट कैरेक्टर की बात करेंगे तो हम कहेंगे ए में ज़्यादा, और आयनिक कैरेक्टर की बात करेंगे तो हम कहेंगे बी में ज़्यादा। बस इतनी सी बात, बस इतनी सी बात। तो अगर कोवेलेंट कैरेक्टर की बात करें चलो आगे के पेज में लिखते हैं। तो भाई क्या हुआ परिणाम? परिणाम ये हुआ कि अगर बात करी जाए कोवेलेंट कैरेक्टर की, तो वो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है एल्यूमिनियम के आयोडाइड में, और उसके फ्लोराइड में कोवेलेंट कैरेक्टर कम है। तो इसी का ठीक उल्टा आयनिक कैरेक्टर हो गया प्यारे बच्चों। तो अगर हम आयनिक कैरेक्टर की बात करें तो वो आयनिक कैरेक्टर क्या होगा? फ्लोराइड में होगा ज़्यादा और आयोडाइड में होगा कम। चलो अच्छी बात है। तो ये निपट गया आपका फजांस रूल। अब इसके एप्लीकेशन, इस पर क्वेश्चंस वो करते हैं। तो बच्चों ये जो फजांस रूल हमने पढ़ा, अगर इसको हम समराइज करें तो एक टेबल बना के इसको हम लोग समराइज कर सकते हैं। अभी तक की सारी पढ़ाई, चूंकि जब हम लोग शुरुआत में पढ़ते हैं तो जानना पड़ता है उसके बेसिक्स का मतलब क्या है, कैसा है, लेकिन अब जब समझ लिए तो लेट्स ड्रॉ अ टेबल, और उस टेबल में ही क्या होगा, पूरा फजांस रूल आ जाएगा। देखो कैसे। उस टेबल में क्या करेंगे हम लोग कि वी आर गोइंग टू ड्रॉ ओनली 2 कॉलम्स एंड ईच कॉलम वुड हैव 4 रोज, 4 रो और 2 कॉलम की छोटी सी टेबल ड्रॉ करते हैं, छोटा सा टेबल, और उसी में हमारा कंसाइज जो है फजांस रूल नजर आ जाएगा। तो ओके, देखिए ये तो बन गया सुंदर सा टेबल। अच्छा, किसकी समरी की बात हो रही है? समरी की बात हो रही है फजांस रूल की। फजांस रूल देखो क्या समरी है। समरी बहुत सरल है। समरी बहुत सरल है कि एक तरफ हम लिखते हैं आयनिक कैरेक्टर और एक तरफ हम लिखते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर, या आप इलेक्ट्रोवेलेंट कैरेक्टर भी लिख सकते हैं। अच्छा, आयनिक कैरेक्टर के लिए क्या चीजें होनी चाहिए? तो आयनिक कैरेक्टर का मतलब होता है, या चलो पहले कोवेलेंट समझ लेते हैं, उसका उल्टा आयनिक हो जाए, क्योंकि फजांस ने तो कोवेलेंट ही बताया। तो फजान ने कहा कोवेलेंट होने के, जितना ज्यादा कोवेलेंट हो उसका मतलब यह हुआ कि स्मॉलर कैटायन होना चाहिए, स्मॉलर कैटायंस। फिर फजान ने कहा दूसरी बात क्या है ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए? बड़ा होना चाहिए एनायन, लार्ज एनायन, बड़ा एनायन होना चाहिए। तीसरी बात उन्होंने क्या कही? जब ये दोनों होते हैं तो क्या होता है, ओवरऑल चार्ज जो है रिड्यूस हो जाता है, लेस चार्ज, लेस चार्ज। यही 3 बातें हैं फजांस रूल जो हमें यह बताती हैं कि इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कम है या ज्यादा है। अच्छा, फिर बात करते हैं आयनिक की। तो आयनिक इसका उल्टा, कोई कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा हो तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब हुआ कि वहां पर जो एनाइन, जो कैटाइन है वो छोटा नहीं होना चाहिए, मतलब बड़े कैटाइन होने चाहिए, है ना, लार्ज कैटाइन, लार्ज कैटाइन। तो आयनिक कैरेक्टर के लिए फायदेमंद। अच्छा, एनाइन कैसा हो? छोटा एनाइन हो, स्मॉल हो एनाइंस, या स्मॉलर एनाइंस हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एनाइन कैटाइन से भी छोटा हो जाएगा, रहेगा तो एनाइन कैटाइन से हमेशा ही बड़ा, बट ये ध्यान रखें कि बड़ा है लेकिन ज्यादा बड़ा ना हो। अच्छा ठीक है, आयनिक कैरेक्टर के लिए फेवरेबल क्या है? ज्यादा चार्ज होने चाहिए, हाई चार्ज। ज्यादा चार्ज होगा तो हम कहेंगे आयनिक कैरेक्टर है, लेस चार्ज या लो चार्ज होगा तो हम कहेंगे कोवेलेंट कैरेक्टर है। बस इतनी सा 4 लाइन का है फजांस रूल। अब उसके लिए इतनी गाथा बतानी पड़ी, तो बतानी पड़ती है, बिना उसके कैसे चलेगा भाई।
बिना उसके कैसे चलेगा, तो वो निपट गया फजांस रूल। अब फजांस रूल के एप्लीकेशन भी बच्चों बड़े विस्तृत हैं, उनको समझते। अब बच्चों ये जो फजांस रूल है, तो इसके एप्लीकेशन तो चलो बाद में आएंगे, बेसिक तो समझ ही लिए। एक चीज तो रही गई, बात ये रहेगी कि जो पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी है वो तो पहले पता चले कि कब ज्यादा होती है कब कम होती है, तभी ना फजांस रूल से रिलेटेड क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो पहला जो काम करना है हमें, वो काम ये है कि जो पोलराइजिंग पावर है कैटाइन का, उसको जरा समझें। ये जो पोलराइजिंग पावर है कैटाइन का, ये कब कम ज्यादा होता है, किन किन फैक्टर्स पर निर्भर करता है। तो देखो भाई, तो पोलराइजिंग पावर जो कैटाइन की है, उसके लिए जो सबसे पहला फैक्टर है वो साइज का ही होता है बच्चों। तो फर्स्ट फैक्टर इज साइज ऑफ कैटाइन। फर्स्ट फैक्टर इज साइज ऑफ कैटाइन। तो क्या है भाई साइज ऑफ कैटाइन, साइज का क्या फैक्टर है? तो साइज का फैक्टर बहुत सरल है। ये जो पोलराइजिंग पावर है वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होती है। क्या हो जाता है भाई? पोलराइजिंग पावर जो है वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होती है। जितना छोटा आपका कैटाइन रहेगा उतना ही ज्यादा उसका ताकत रहेगा, उतनी ही ज्यादा उसकी बच्चों पोलराइजिंग पावर रहती है। अच्छा, तो साइज से क्या फर्क, कैसे ऐसे हो जाता है? तो उसका रीजन है बच्चों, देखो रीजन क्या है। रीजन ये है कि अगर साइज छोटा है, अगर साइज नीचे जाता है तो व्हाट हैपेंस, इसका जेड इफेक्टिव बढ़ता है। और जेड इफेक्टिव ही मेन रीजन है बिहाइंड द पोलराइजिंग पावर। और अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो फिर पोलराइजिंग पावर भी बढ़ेगी, उसकी ताकत बढ़ेगी कैटाइन की। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे बात करी जाए से एल्कली मेटल्स की पहले बात करते हैं, उनके जरा कैटाइन लिखते हैं। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम, चूंकि ये मोनोवैलेंट होते हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने रिलीज करना है, सारे के सारे मेटेलिक हैं, तो इनका काम ही होता है कैटाइन बनाना। अब अगर आपसे कहें कि इन 5 कैटाइंस में किसकी पोलराइजिंग पावर या पोलराइजिंग पावर का क्या ऑर्डर होगा, तो नेचुरली स्मॉलेस्ट इज द मैक्सिमम पोलराइजिंग पावर कैटाइन। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे इनकी पोलराइजिंग पावर घटती चली जाएगी, जेड इफेक्टिव कम होता चला जाएगा। जैसे एक और एल्कलाइन अर्थ मेटल में ले लीजिए, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम। अब इनमें क्या होता है, ये सारे के सारे 2-2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज वाले कैटाइंस होते हैं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। ये सेकेंड ग्रुप के कैटाइंस हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के। तो इनकी भी अगर पोलराइजिंग पावर देखो तो इनकी भी पोलराइजिंग पावर क्या होगी बच्चों? सेम एज वी गो डाउन द ग्रुप, एज द साइज इंक्रीजेस पोलराइजिंग पावर डिक्रीजेस, polarizing power decreases. So these are 2 very very simple and basic examples of polarizing power dependence over the size of the cation, over the size of the cation. Okay. से ग्रुप में तो Z इफेक्टिव ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, ग्रुप में Z इफेक्टिव ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, बिल्कुल सही बताया तुम। लेकिन फिर भी क्या होता है कि चूंकि साइज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, जो सामने वाला एनाइन का इलेक्ट्रॉन है या एनाइन का जो चार्ज है उसका डिस्टेंस इसके न्यूक्लियस से दूर होता चला जाएगा, तो उसको खींचने में दिक्कत आएगी। खींचता कौन है? सामने वाले को कौन डिफॉर्म करेगा? इस कैटाइन का न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जितना नजदीक हो सामने वाले के एनाइन के या सामने वाले के इलेक्ट्रॉन के, उतना उसके लिए आसानी पड़ेगी। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे फैक्टर की।
तो जो सेकंड फैक्टर है which affects the polarizing power, that is the charge over cation. ध्यान रखना है प्यारे बच्चों कि जब भी बात आप पोलराइजिंग पावर की करेंगे तो एनाइन का कोई रोल नहीं है. पोलराइजिंग पावर इज एट्रीब्यूटेड टू कैटाइन. तो हमें कैटाइन के संदर्भ में ही बातचीत करनी है. जैसे चार्ज की बात करें तब ये भी बड़ा अंडरस्टूड होगा आपको कि पोलराइजिंग पावर नेचुरली कैटाइन का जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर, क्योंकि उसका जेड इफेक्टिव उतना ही तगड़ा हो जाएगा. कैटाइन का चार्ज जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर होगी, क्योंकि उसका जेड इफेक्टिव उतना ही मजबूत हो जाएगा. सो दिस इज द सेकेंड पार्ट. दिस इज द सेकेंड फैक्टर ओवर विच पोलराइजिंग पावर इज डिपेंडेंट. जैसे इसमें एक एग्जांपल देखते हैं बच्चों तो और क्लैरिटी आएगी. देखो, जैसे बात करते हैं एक जैसे लगभग एक साइज के, चूंकि साइज भी एक फैक्टर होता है, चार्ज भी एक फैक्टर होता है, तो हम अब जो 3 कैटायन लिखने वाले हैं उन सबका साइज लगभग एक ही जैसा है. कैसे? Na प्लस Mg2 प्लस Al3 प्लस. बच्चों इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं. चूंकि न्यूट्रल रहेगा तो 11 रहते हैं, एक निकल गया तो 10. यहां न्यूट्रल में 12 रहते हैं, एक निकल गया तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 12 माइनस 2 दैट इज अगेन 10 इलेक्ट्रॉन्स. और यहां भी बच्चों 10 इलेक्ट्रॉन्स ही. तो ये दोनों ही बच्चों देख रहे हो तो ये एक ही पीरियड के एलिमेंट है. चूंकि एक ही पीरियड के एलिमेंट हैं तो इसका मतलब हो गया ऑलमोस्ट सेम साइज. ऑलमोस्ट सेम साइज. तो साइज का तो कोई रोल नहीं रहेगा ज्यादा इनकी पोलराइजिंग पावर डिफाइन करने में. साइज लगभग तीनों का सेम है. अब देखो साइज तो बराबर है, यानी न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस है सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से वो लगभग तीनों में बराबर है. लेकिन चार्ज यहां कितना ज्यादा. तो अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा कि जेड इफेक्टिव को और बढ़ा देगा. इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, शील्डिंग कम हो गई, जेड इफेक्टिव बढ़ गया, ओवरऑल पॉजिटिव हो गया, बहुत अच्छा हो गया, जेड इफेक्टिव और तगड़ा हो गया. तो जेड इफेक्टिव बढ़ने से क्या होगा? पोलराइजिंग पावर बच्चों बढ़ जाती है. साइज तो सबकी सेम है, लगभग साइज लगभग सेम है. और कई बार आप ऐसे भी कह सकते हैं सेम नहीं भी है, साइज भी सेम नहीं है. देखो वैसे हम लोग पढ़ते हैं कि पीरियड में आगे बढ़ने पर क्या होता है, साइज घटता है. अगर हम केवल न्यूट्रल भी रखें तो साइज क्या होता है, पीरियड में जाने पे घटता है. अब यहां तो इसने सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, मैग्नीशियम ने 2 निकाल दिए, एल्युमिनियम में 3 निकाल दिए. तो साइज तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया बच्चों. साइज सेम नहीं है. साइज जो है, साइज तो अब पहले की अपेक्षा और कम हो गया. साइज तो क्या हुआ, अब और घट गया. देखो क्या होगा कि अगर आप पॉजिटिव चार्ज बढ़ाते हैं, अगर आप पॉजिटिव चार्ज बढ़ाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को छोटा कर दिया, इलेक्ट्रॉन निकाल दिए बाहर. अब जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते जाएंगे बच्चों, साइज और रिड्यूस होते चला जाएगा. या यूं कहें, इसी का दूसरा मतलब है कि इसका जेड इफेक्टिव भी क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा. और जेड इफेक्टिव बढ़ते चला जाएगा तो उसका मतलब क्या हुआ कि पोलराइजिंग पावर भी बढ़ती चली जाएगी. इसका मतलब यह हुआ कि पोलराइजिंग पावर भी बढ़ती चली जाएगी. तो पोलराइजिंग पावर मैंने क्या लिख रखा है ऊपर, चार्ज ओवर कैटाइन था, हमने लिखा है पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैटाइन. हद है, हद है. बताइए किस तरह की बेवकूफी. उफ. पोलराइजिंग पावर कैटाइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थोड़ी होता है. अरे हे भगवान. पोलराइजिंग पावर जो होगा भाई मेरे, वो
चार्ज, और कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कैटायन का, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चलिए ठीक है। सो दिस वाज द सेकंड पैरामीटर which affects the polarizing power of the cation, which affects the polarizing power of cation. अब बात करते हैं थर्ड पैरामीटर की, जो कैटायन की पोलराइजिंग पावर पर फर्क इफेक्ट डालता है, उसका इंपैक्ट रहता है। तो अब ये बच्चों जो तीसरा पैरामीटर है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन। क्या है बच्चों? जो तीसरा अहम पक्ष है जो कैटायन की पोलराइजिंग पावर पर इंपैक्ट डालता है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसकी बात नहीं करेंगे, उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग दो बहुत ही स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। एक होगा बच्चों नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। एनजीसी अगर लिखा हो तो इसका मतलब हो गया दिस इज नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो ये तो बच्चों हम लोग समझते ही हैं कि नोबल गैस है मतलब 18th ग्रुप हो गया, तो ये NH2NP6 इस तरह का अगर कॉन्फ़िगरेशन है देन वी कॉल इट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन NH2NP6। तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तो सब लोग समझते हैं, आप लोग पढ़ते चले आए हैं पीरियोडिक टेबल में नोबल गैस क्या होता है, तो NH2NP6 होता है। अब बच्चों एक और नया टर्म यहां पर इंट्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज अ न्यू टर्म फॉर यू, दिस इज सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो बच्चों नोबल गैस क्या होती है, तो नोबल गैस यही होती है जो 18th ग्रुप में के मेंबर्स हैं, वही नोबल गैस हैं। अच्छा, तो ये जो नोबल गैस है, इन नोबल गैस की अगर हम बात करें तो इन नोबल गैस में क्या होता है कि जो इनका बैलेंस शेल है दैट इज कंप्लीटली ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन्स, तो ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती है, ऐसा माना जाता है। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं कि कुछ कंपाउंड्स इनके बन जाते हैं, लेकिन जनरली ये रिएक्ट नहीं करती हैं। अब बच्चों अगर हम सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो देखो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इसको इस तरह से लिखा जाता है, दिस इज N-1 D10 और NS0। ये होता है बच्चों सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। या इसको देखो एक और तरीके से आपको लिख के समझाते हैं। हमने तो ये सीखा है कि भाई हमारा जो डी ऑर्बिटल है या डी सबशेल है, तो जो पेनल्टीमेट सेल का इलेक्ट्रॉन होता है वो डी सबशेल में जाता है, ऐसा हमने सीखा है। अब ये जो सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, इसी सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को कहीं कहीं एक और तरीके से लिखते हैं। देखो कैसे लिखेंगे, इस सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को ऐसे भी लिख दिया जाएगा, कहीं कहीं आप देखेंगे। एक तो ये इसका स्टैंडर्ड बच्चों मेथड है N-1 D10 NS0, और कहीं कहीं इसको ऐसे भी लिख देते हैं जैसे, या एग्जाम्पल से पहले मतलब जो दूसरा स्टैंडर्ड मेथड है उसकी जगह पहले मैं आपको सूडो नोबल गैस का एक एग्जाम्पल देता हूं। जैसे हम बात करें बच्चों कॉपर की, तो कॉपर की अगर बात करी जाए तो कॉपर में क्या हो जाता है, कॉपर का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें बच्चों तो हम लोग लिखते हैं 1s2 2s2 2p6, है ना। तो ये तो 10 हो गए, फिर 3s2 3p6 3s2 3p6। कॉपर एक्चुअली 29 इसका एटॉमिक नंबर है, बट एक यूनिट क्या हो गया, प्लस हो गया, तो यहां पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं दीज आर 28। तो 10 और 8 18 तो ये हो गया आर्गन। अच्छा, इसके बाद आपको अगर याद होगा तो कॉपर का जो
न्यूट्रल कॉपर है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग बच्चों लिखते थे 4s1 लिखते थे और फिर 3d10 लिखा करते थे। सो द कॉपर वॉज अ एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उसमें हम लोग 4s1 लिखते थे फिर 3d10 लिखते थे। अब बच्चों क्या है, चूंकि ये तो पूरा कॉपर का हो गया, ये 29 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इफ यू काउंट दिस इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो यहां से यहां तक तो बच्चों आर्गन हो गया, आर्गन 18। अच्छा, इसके बाद क्या हो गया 19 और प्लस 10 दैट इज 29। ये तो पूरा हो गया AR आर्गन 18। लेकिन अब क्या है कि चूंकि यहां पर 28 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, 28 ही हैं, तो क्या होगा बच्चों कि ये जो हिस्सा है, ये जो पार्ट है, ये जो 4s1 है, इसका आखिरी शेल 4th शेल हो गया, तो उससे इलेक्ट्रॉन हमको एलिमिनेट कर देना, हटा देना है। तो जब हम इससे हटाने वाले हैं तब देखिए फाइनल जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा दैट वुड बी लाइक 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और बच्चों 3d10। और बाद में आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लिखना चाहें तो कोई ऐसे भी लिख सकता है 4s0। तो इसका जो सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है इन सम स्टैंडर्ड बुक्स यू फाइंड लाइक दिस n-1 d10, मतलब जो पेनल्टीमेट शेल है उसका d तक पूरा भरा हुआ हो, और फिर क्या है उसके बाद जो नेक्स्ट जस्ट शेल है nth शेल वो पूरा ही खाली हो, वो पूरा ही खाली हो, यानी n-1 शेल ही इफेक्टिव हो, उसमें nth शेल पूरा वैकेंट हो। जैसे यहां पे बात हुई कि इसमें जो थर्ड सेल है दैट इज द पेनल्टीमेट शेल फॉर द कॉपर, और बच्चों इसका जो लास्ट शेल है दैट इज द 4th शेल। तो 4th शेल क्या हो गया, खाली हो गया, तो 4s0। अब इसी को चलताऊ भाषा में कहीं कहीं क्या करेंगे, कहीं कहीं ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है कि ns2 np6 nd10 रहता है, और आखिर बाद में इसको लिखें ना लिखें बात बराबर ही है, तो कहीं कहीं इसको इस तरह से भी लिख देते हैं। मैं इसको रेड पेन से लिख दे रहा हूं ताकि आपको डिस्टिंग्विश होता रहे। कहीं कहीं इसको ऐसे भी आप देखेंगे ns2 np6 और nd10, इस तरह से भी लिख देते हैं। तो देखा जाए तो ये भी गड़बड़ नहीं है nd10, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ भी है। देखिए होता क्या है, जब हम d की बात करते हैं तो ये परसेप्शन है कि अगर n लिखा हुआ है मतलब दैट इज द लास्ट शेल, है ना। जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो यही पढ़ते आए कि अगर कहीं भी n-1 लिखा है दैट मीन्स इट इज पेनल्टीमेट शेल, सेकेंड लास्ट शेल। n-2 लिखा है तो प्री पेनल्टीमेट शेल, और n लिखा है मतलब दैट इज द लास्ट शेल। तो अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर में जो आखिरी शेल है दैट इज 4th, थर्ड इज द पेनल्टीमेट। इसलिए ये थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकली करेक्ट मालूम होता है, और अगर कोई ऐसे भी लिख दिया तो कोई काम चलाने के लिए ठीक है, क्योंकि आपको यही समझना है कि आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है उसका वो d10 करके रहेगा। तो अब इसको सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्यों बोलते हैं? नोबल गैस का मतलब होता है कि इसके सारे शेल्स जो है कंप्लीटली फिल रहते हैं, तो ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। अब बच्चों ये जो सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है ये भी वैसे ही मिलता जुलता है। कैसे? यहां भी अगर सूडो नोबल गैस को भी आप देखेंगे तो यहां भी तो सारे इसके जो शेल हैं n-1th शेल तक तो पूरा ही कंप्लीट है, और nth शेल तो खाली हो जाता है, nth शेल तो खाली हो जाता है। तो ये जो है बच्चों ये काम चलाऊ सरकार है, नहीं तो बोलने चालने में क्या होगा ना कि हम लोग फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। हमें ये बोलना है कि जो सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा उसमें n-1th शेल इज कंप्लीटली फिल्ड, एंड एज nth शेल हैज नो इलेक्ट्रॉन, तो इसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, इसको भूल जाइए, आप यहीं तक सीमित रहिए। तो यहां भी क्या है बच्चों के सारे शेल्स चूंकि कंप्लीटली फिल्ड हैं, लेकिन इसमें उसमें बेसिक डिफरेंस ये है कि जो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें डी नहीं लिखते, ns6 तक np6 तक ही मामला समाप्त हो जाता है। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर n-1 d10 ns0 लिखा जाता है। तो अब जैसे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जिनके पास होता है वो बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, ऐसे ही बच्चों जिनके पास सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है वो भी बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। कम रिएक्टिव होने का मतलब है किसी को छेड़ेंगे नहीं। जैसे कॉपर प्लस की बात करें
तो ये क्या करेगा कि सामने वाले एनाइन को ज्यादा तंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? एज इट इज ओके, इट इज ओके, इट इज हैप्पी, इट इज स्टेबल विद इट्स करंट स्टेट। Cu+ इस पर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ये सुखी है क्योंकि इसके पास सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटाइन में हम लोग पोलराइजिंग पावर में यही 2 बातें समझने वाले हैं। क्या समझने वाले हैं? कि जिनके पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो या सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो, उनकी पोलराइजिंग पावर बच्चों कम होती है। उनकी पोलराइजिंग पावर कम होती है। रीजन यही है कि उनके सारे शेल्स कंप्लीटली फिल्ड हैं, तो दे आर रिलेटिवली स्टेबल कैटाइंस। अब कभी अगर ऐसा आ जाए बच्चों के इन्हीं 2 में कंपेयर करना पड़ जाए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन और सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ये तो बच्चों ये तो असल है, ये नकल है। ये जो सूडो नोबल गैस है ये नोबल गैस थोड़ी है। ये तो इसलिए उसको नाम दे दिए क्योंकि इसके भी भाई सारे इलेक्ट्रॉन्स इसके पास पर्याप्त हैं, सारी शेल इसकी फुलफिल्ड है, तो इसको भी सूडो, इसलिए इसमें सूडो वर्ड लगा दी। सूडो मतलब विच इज नॉट नोबल गैस, बट ये फर्जी नोबल गैस, ऐसे समझ लीजिए। तो इन दोनों में भी अगर कोई कंपैरिजन करने की बात कर दे, जैसे Na+ 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो Na+ का भी कॉन्फ़िगरेशन बच्चों नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन और Cu+ का सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो कोई पूछे कि Na+ और Cu+ में किसकी पोलराइजिंग पावर हाई होगी, तो आप कहेंगे Cu+ की, क्योंकि ठीक है ये वैसा लग रहा है लेकिन वैसा है नहीं बच्चों। तो अगर इन दोनों में कंपैरिजन करने की बात आ जाए, नोबल गैस और सूडो नोबल गैस में, तो सूडो नोबल गैस की पोलराइजिंग पावर हमेशा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से अधिक रहती है। इट्स अ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट एंड यू कैन गेट इट बाय लॉजिक ऑल्सो। तो ये हमें, और बाकी जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उनसे उतना लेना देना है नहीं, बाकी जो पैरामीटर्स हैं फिर हम उनसे डिसाइड करेंगे पोलराइजिंग पावर क्या है। अभी हम इसमें बस नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन और सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की ही बात करेंगे बच्चों, ये बहुत स्पेशल है। ओके, तो अभी हम लोग जो समझे हैं बच्चों उसको थोड़ा सा नोट डाउन करेंगे कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एंड सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ये अगर 2 कॉन्फ़िगरेशन है तो such cations are relatively stable and possess or has lower polarizing power है। एक तो ये बात है। अब बच्चों इसमें जो दूसरी काम की बात है वो क्या है? दूसरी काम की बात ये है कि जो पोलराइजिंग पावर होता है बच्चों, वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अगर है तो इट्स पोलराइजिंग पावर इज रिलेटिवली लोअर देन पोलराइजिंग पावर ऑफ सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। So it's a experimentally driven statement, और लॉजिकली भी हम इसको समझ सकते हैं कि नोबल गैस तो नेचुरली बहुत ही कम रिएक्टिव होंगी, तो सामने वाले को कम तंग करेंगी। तो ये हो गया आपका दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की पोलराइजिंग पावर कम है। अब बच्चों इसके कुछ एग्जाम्पल देखें, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहले चलो हम लोग नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस देखते हैं। तो जैसे अभी मैं आपको बता रहा था Na+, तो Na+ का मतलब क्या हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा फाइनली? 2,8 है ना। तो 2,8 हो गया मतलब 1s2, 2s2 और 2p6। अच्छा, फिर ऐसे ही अगर बात करी जाए मैग्नीशियम 2+ की बच्चों, तो यहां भी 10 इलेक्ट्रॉन्स ही रहेंगे, तो इसका भी सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। आप ऐसे समझ लिए कोई भी अल्कली मेटल है, वो अगर 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे तो उससे ठीक पीछे का जो कॉन्फ़िगरेशन यानी नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। जैसे सोडियम की बात करें तो चूंकि 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, 1 निकल गया तो 10 हो गया। अब सोडियम के बाद आपसे पोटेशियम की बात कर लीजिए,
K प्लस, तो K प्लस मीन्स 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जैसे नियॉन हो गया 10 इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन हो गया, 18 हो गया मतलब ये आर्गन का हो गया। अब ऐसी अगर एल्कलाइन अर्थ मेटल है बच्चों, उससे 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो फिर से वो 2 यूनिट पीछे चला जाएगा पीरियोडिक टेबल में, और वो भी कहाँ पहुंच जाएगा, वो भी नोबल गैस के पास पहुंच जाएगा। जैसे मैग्नीशियम की बात किए, अब जैसे कैल्शियम की बात कर लीजिए, तो कैल्शियम 2 प्लस अगर कर दें सो इट अगेन 18 इलेक्ट्रॉन, तो बच्चों ये भी फिर आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो ये दोनों नियॉन के हो गए बच्चों, और ये दोनों आर्गन के हो गए। तो ये हो गए आपके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। मतलब अगर इस तरह के कैटाइंस हैं तो उनकी पोलराइजिंग पावर अपेक्षाकृत कम रहती है। आपको सूडो नोबल गैस के भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके, नाउ लेट अस सी सम एग्जाम्पल्स ऑफ सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसको भी जरा समझ लीजिए, 1-2 एग्जाम्पल्स हैं। जैसे एक तो मैंने आपको बच्चों कॉपर प्लस का बताया ही है। तो अगर आपको पीरियोडिक टेबल थोड़ी सी याद है तो आपको याद होगा, जैसे Cu प्लस लिखें अगर हम, और तो Cu प्लस हो गया बच्चों 28 इलेक्ट्रॉन्स, या Zn2 प्लस लिखें तो Zn क्या होता है, इससे 2 यूनिट आगे आता है। तो इसमें भी क्या हो जाता है, दोनों में ही 28 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब दोनों में 28 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो, आर्गन दैट इज 18, और बच्चों ये 3d10 हो गया। 3d10 हो गया, दोनों में 28 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अच्छा, अब इसके ठीक नीचे वाले पीरियड में जाते हैं हम लोग। तो ये बच्चों 3d सीरीज होती है। अब जैसे चलो 4d सीरीज में चलते हैं। तो अगर 4d सीरीज में आप जाते हैं तो 4d सीरीज में आपको क्या मिल जाएगा, 4d सीरीज में कॉपर के ठीक नीचे आता है सिल्वर प्लस, और जिंक के ठीक नीचे आता है कैडमियम। तो अब अगर इसमें हम लोग देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे भाई, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो आर्गन के नीचे आता है क्रिप्टॉन, तो क्रिप्टॉन के बाद आ जाएगा 4d10। फिर इसके नीचे अगर आप आना चाहें तो जैसे गोल्ड प्लस और Hg2 प्लस, तो क्रिप्टॉन के नीचे हो जाता है जेनॉन, तो जेनॉन के साथ आ जाएगा बच्चों 5d10। ये थोड़ा सा क्रिप्टॉन का Cr लिख दिया मैंने, क्रोमियम हो गया, Kr लिखना होगा, सो दिस इज Kr। अब बच्चों यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन देखें तो यहां पर हो जाते हैं 46 इलेक्ट्रॉन, है ना, क्योंकि ये 47 इसका एटॉमिक नंबर है और 48 इसका है। तो इससे 1 इलेक्ट्रॉन निकला, इससे 2 निकले। और अगर यहां पर देखें तो ये हो जाता है बच्चों 79 और ये है 80 एटॉमिक नंबर, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां से, 2 यहां से, तो दिस इज 78 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो बात रही कि सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, मतलब डी जो सबशेल है वो कंप्लीटली फिल्ड रहे, सो दैट इज सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका एप्लीकेशन जैसे बात करी जाए, एग्जाम्पल अगर लें एक, तो जैसे पोलराइजिंग पावर की बात करें अगर हम लोग, एक बार पोलराइजिंग पावर देखते हैं कॉपर प्लस का, और बच्चों एक बार पोलराइजिंग पावर देखते हैं हम लोग Na प्लस का। तो इन दोनों में जो पोलराइजिंग पावर है दैट इज हायर फॉर दिस Cu प्लस। वाई? क्योंकि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों दैट इज सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये एक बेसिक सा एग्जांपल है। अभी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे तो इन सब का यूज आ जाएगा उसमें। सो दैट्स ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बच्चों पोलराइजिंग पावर तो बात समझ में आ गई। अब जो दूसरा एनाइन की जो प्रॉपर्टी है विच इज पोलराइजेबिलिटी, उसको जरा देखें। पोलराइजेबिलिटी,
और इसी को हम लोग पोलराइजेशन भी कह सकते हैं। बच्चों ये जो फजांस रूल है इज सो इम्पोर्टेंट कि इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है। अभी जब हम लोग थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे देन यू विल रियलाइज कि कितने काम की चीज़ है। अब ये जो पोलराइजेबिलिटी है या पोलराइजेशन है वो किसके लिए वैलिड होता है? इट इज़ वैलिड फॉर एनायन। ओके फाइन। तो अब इसमें देखिए क्या क्या मेन फैक्टर्स होते हैं जो पोलराइजेबिलिटी को चेंज कर सकते हैं, कम ज़्यादा करते हैं। सो द फर्स्ट फैक्टर इज, जो पहला फैक्टर है बच्चों, दैट इज अगेन साइज। सो साइज ऑफ एनायन। तो हम लोग समझ ही लिए हैं कि जो फजांस रूल है उसमें एनायन जितना बड़ा है उसकी उतनी फजीयत है। फजीयत मतलब उतना ही ज़्यादा उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो अगर हम पोलराइजेबिलिटी को केवल P से लिखें, पोलराइजिंग पावर को PP कर रहे थे, इसको केवल एक P लिखें, तो ये जो P है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन। ध्यान रखना है बच्चों। बात अगर कैटायन की हो तो पोलराइजिंग पावर छोटे कैटायन की ज्यादा होती है, लेकिन पोलराइजेबिलिटी बड़े एनायन की ज्यादा होती है ना। जितना ज्यादा बड़ा होगा एनायन उतनी ज्यादा उसकी दुर्गति होगी, और दुर्गति होने का मतलब ही है पोलराइजेशन। हाँ चलो, एक तो ये बात हो गई, पोलराइजेशन में साइज समझ में आ गया। और उसका रीजन भी बहुत सिंपल है, साइज जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इस एनायन के लिए जेड इफेक्टिव कम होते चले जाएगा, है ना। जैसे जैसे आप साइज बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा प्यारे बच्चों कि जो इस एनायन का जो जेड इफेक्टिव है, इस एनायन का जो जेड इफेक्टिव है दैट विल रिड्यूस। तो इस एनायन के न्यूक्लियस का आउटर इलेक्ट्रॉन से संपर्कित हल्का हो जाएगा, ढीला हो जाएगा, क्योंकि जेड इफेक्टिव कम हो गया। और जब जेड इफेक्टिव कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके कंट्रोल में रहेंगे नहीं, सामने वाले के पास चले जाएंगे, या यूं कहें कि आपका जो पोलराइजेशन है दैट पोलराइजेशन इंक्रीजेस। जैसे एग्जांपल करें तो ये तो बहुत ही आसान सा एप्लीकेशन है। जैसे से ऑक्सीजन फैमिली को देखें अगर हम, तो इन सब के ऊपर चार्ज तो सेम ही रहता है। तो एक साइज का फैक्टर होता है, एक चार्ज का भी होता है। तो अभी केवल साइज की बात कर रहे हैं बच्चों। तो OSSETE सभी में 2 यूनिट का माइनस चार्ज। अब चूंकि साइज ग्रुप में नीचे जा रहे हैं तो बढ़ रहा है, तो साइज बढ़ रहा है मतलब इनकी दुर्गति भी और मजबूती से होती चली जा रही है, इनकी पोलराइजेशन भी बढ़ती चली जा रही है। जैसे बच्चों बात करें FClBrI, तो यहां भी वही बात है, साइज जैसे जैसे बढ़ेगा चार्ज तो दोनों में सब में सेम ही है, तो केवल साइज का ही पैरामीटर है। तो साइज बढ़ने पर पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी। ध्यान रखें, कोई जो है 2 कैटाइन दे दे और कहे बताइए किसका पोलराइजेशन हाई, तो आप कहेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, कैटाइन का भी कहीं पोलराइजेशन होता है? कैटाइन्स की बच्चों पोलराइजिंग पावर होती है, दूसरे को पोलराइज करते हैं। कभी भी कैटाइन के लिए पोलराइजेशन शब्द यूज नहीं किया जाएगा। तो ये तो पहला पैरामीटर हुआ जिसमें हमने एनायन के साइज को देखा। अब हम एनायन पर चार्ज को देखते हैं। चलो बच्चों, अब बात करते हैं हम लोग चार्ज ओवर एनायन। देखो भाई, चार्ज ओवर एनायन क्या इंपैक्ट डालता है। चार्ज ओवर एनायन, अब यहां भी स्पष्ट है कि चार्ज जितना ज्यादा होगा मतलब एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स उतने ज्यादा है उस एनायन के ऊपर, तो उसकी पोलराइजेशन उतनी हाई होगी। तो यहां भी जो पोलराइजेशन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ओवर एनायन, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ओवर एनायन। जैसे अगर एग्जांपल लें तो जैसे बात करते हैं, अब चार्ज की बात कर रहे हैं ना। अब बच्चों चार्ज में भी एक बात ध्यान रखना है कि लगभग एक जैसे एनायन होने चाहिए। एक जैसे का मतलब क्या है जरा समझो।
जैसे जब आप चार्ज को कंपैरिजन कर रहे हैं तो आपको ट्राई करना होगा कि साइज उनका लगभग एक जैसा हो, 19-20 का फर्क हो। नहीं तो साइज का फैक्टर हो सकता है कि वो फैक्टर हैवी हो जाए। तो हम लोग साइज लगभग एक जैसी रखेंगे, तब हम लोग चार्ज को इफेक्टिवली कंपेयर कर सकते हैं। चार्ज के बेसिस पर हम लोग पोलराइजेशन को इफेक्टिवली कंपेयर कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं तो से फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अब ये बच्चों सभी एक ही पीरियड के एलिमेंट्स हैं। अब इस पर 1 यूनिट चार्ज हो गया, इस पर 2 यूनिट चार्ज हो गया और इस पर 3 यूनिट चार्ज हो गया। भले ही पीरियड में साइज कम ज्यादा होती है, बट ऑलमोस्ट उतना फर्क नहीं पड़ता है जैसे कि ग्रुप में फर्क पड़ता है। तो इनकी साइज जो है लगभग एक जैसी है, तो साइज का फैक्टर यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं है। अब चार्ज किस में ज्यादा है, तो जिसमें चार्ज ज्यादा है उसका पोलराइजेशन भी हाई होगा। जिसमें चार्ज ज्यादा है उसका पोलराइजेशन भी हाई होगा। तो ये हो गया पोलराइजेशन। अब कई बार क्या होता है बच्चों कि एक ही पीरियड के एलिमेंट नहीं है एक ही पीरियड के एलिमेंट नहीं है। जैसे बात करते हैं हम लोग, ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया और ये हो गया सेकंड। ऑक्सीजन और फास्फोरस की बात करते हैं। ऑक्सीजन के बगल में नाइट्रोजन रहता है, फास्फोरस नाइट्रोजन के नीचे रहता है बच्चों। तो ग्रुप में देखेंगे तो फास्फोरस नीचे चला गया ऑक्सीजन से। अच्छा, अब क्या हुआ कि इसके ऊपर चार्ज है 2- और इसके ऊपर चार्ज 3- रहे। तो यहां भी क्या होता है कि पोलराइजेशन इसका ज्यादा होता है। अब अगर साइज की बात करो, देखो यहां पर क्यों ज्यादा हो गया। तो अभी हमने देखा कि चार्ज ज्यादा हो तो भी ज्यादा पोलराइजेशन, और बच्चों साइज ज्यादा हो तो भी ज्यादा पोलराइजेशन। साइज ज्यादा हो और चार्ज ज्यादा हो, या आप ऐसे कह लें कि साइज और चार्ज दोनों ही बच्चों पोलराइजेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। साइज और चार्ज दोनों ही पोलराइजेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अब यहां पर क्या हुआ कि इसके साथ सोने पे सुहागा हो गया। कैसे? ये अगर साइज को हम पैरामीटर माने तो उसके मुताबिक तो फास्फोरस बड़ा है नेचुरली, तो उसका साइज तो बड़ा ही है। अब उस पर चार्ज भी ज्यादा है। तो यहां पर क्या है कि साइज भी ज्यादा, चार्ज भी ज्यादा, तो दोनों फैक्टर्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। गड़बड़ी कहां होगी? गड़बड़ी तब होगी जब चार्ज आप ज्यादा कर दें और साइज छोटा कर दें, तब फिर दोनों फैक्टर एक दूसरे को बच्चों कॉन्ट्राडिक्टिंग हो जाएंगे दोनों एक दूसरे के लिए। यहां पर तो क्या है कि साइज और चार्ज दोनों ही फैक्टर सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम फास्फोरस की साइज की बात करें तो वो ऑक्सीजन की साइज से ज्यादा है और उस पर चार्ज भी ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज, तो उसका पोलराइजेशन ज्यादा होना ही है। लेकिन गड़बड़ कहां हो सकती है कि चार्ज ज्यादा हो, साइज छोटा हो। तो साइज कहेगा हम कम है तो पोलराइजेशन कम करो, चार्ज कहेगा हम ज्यादा है तो पोलराइजेशन ज्यादा करिए, तो वहां पर आप फंस जाएंगे। तो इसलिए इस तरह के एग्जाम्पल लिए गए हैं विच आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें कोई कंफ्यूजन की जगह नहीं है। तो ये तो बात हुई दूसरी, विच इज चार्ज ओवर एनाइन। तो पोलराइजेशन में दो ही बातें मेन है। वहां पर तो हम लोग एक तीसरी बात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कर लिए थे, लेकिन साइज और चार्ज तो बच्चों मेन फैक्टर्स होते ही है। अब यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसा कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है। कारण बच्चों क्या है? कारण यह है कि फजांस रूल में जो पोलराइजेशन पावर है उसका डंडा चलता है, वो थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या वो ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर है, क्योंकि काम तो उसको ही करना है। ये तो ठीक है, समर्पित है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह को हमें नहीं देखना है। तो दो ही पैरामीटर ध्यान रखेंगे और वहां पर तीनों ध्यान रखेंगे। अब चलो, ये जो भी हमने बातें पढ़ी, पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेशन, इनको क्वेश्चंस में कैसे यूज करते हैं सो वो भी समझ लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल करेंगे तो और बातें स्पष्ट हो जाएंगी बच्चों। अब बच्चों ये जो फजांस रूल है इसके कुछ एप्लीकेशंस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस में से अप्लाई करके देखते हैं। तो देखो कैसे अप्लाई करना है। तो वैसे तो हम लोग पूरा फजांस रूल ठीक से कर लिए हैं, एक बार समराइज कर लें। तो फजांस रूल, एक तो बात क्या हो गई कि कैटाइन और एनाइन की पोलराइजिंग पावर और ये सब तो समझ ही गए। तो जितने भी प्रॉपर्टीज हमने बच्चों फजांस रूल में पढ़े हैं उनको देखो एक ही साथ लिखते हैं। कैसे?
सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग पोलराइजिंग पावर से। पोलराइजिंग पावर या पोलराइजेशन पावर, पीपी जिसको हम लोग लिखते थे। तो ये कैटाइंस के लिए हो गया। अच्छा, फिर दूसरा टर्म आता था बच्चों पोलराइजेशन। पोलराइजेशन, अब जैसे ये पूछा जाए किसी कैटाइन का पोलराइजिंग पावर हाई है तो इसका मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे सर इसका मतलब है उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। अच्छा, किसी एनाइन का पोलराइजेशन हाई है तो उसका मतलब क्या है? सर इसका ही वही मतलब है, जितना ज्यादा पोलराइजेशन हो या जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर हो, तो इन दोनों का ये एक ही मतलब होता है दैट दिस टू आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। कोवेलेंट कैरेक्टर, फाइन। और यू कैन से these two are indirectly proportional to ionic character, fine। जितना ज्यादा बच्चों चार्ज न्यूट्रलाइज होता रहेगा उतना ही आयनिक कैरेक्टर कमजोर होता रहेगा, करेक्ट। अच्छा, अब आयनिक कैरेक्टर बच्चों जिस कंपाउंड्स में होता है, जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, तो बच्चों उनमें पोलर नेचर होने के चलते उनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी हाई होती है। अब आप आयनिक कैरेक्टर कमजोर कर देंगे तो क्या होगा? वाटर सॉल्युबिलिटी भी कमजोर हो जाएगी। सो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी इन वाटर। आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होने से कंपाउंड सॉलिड होते हैं और उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी हाई रहता है। लेकिन जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा या जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा, आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट की बात करें या बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, दोनों ही कम होते चले जाएंगे। तो अब इन रूल्स पर बेस्ड हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखो बच्चों, तो पहले तो आपको ये फोटो अच्छे से दिमाग में फिट कर देना है कि पोलराइजिंग पावर हो या पोलराइजेशन हो, ये दोनों ही एक ही रिजल्ट्स देते हैं। कोई भी ज्यादा हो जाए मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ गया, मतलब आयनिक कैरेक्टर कम हो गया। बच्चों, आयनिक कैरेक्टर कम हो गया तो पानी में सॉल्युबिलिटी कम हो गई, आयनिक कैरेक्टर कम हो गया तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गए। अब चलो करते हैं जरा सॉल्व। तो अगर हम किसी एक क्वेश्चन का भी आंसर दे पाए, आपसे पूछा जाए 4 कंपाउंड दिए हैं, कैटाइन की पोलराइजिंग पावर कंपेयर करिए, ठीक। पोलराइजिंग पावर कैटाइन की ज्यादा होगी तो नेचुरली एनाइन का पोलराइजेशन भी ज्यादा होगा, तो नेचुरली ये सब बातें भी हो जाएंगी। तो किसी एक क्वेश्चन का आंसर ही बाकी सब का आंसर है। तो दिए हुए 4 कंपाउंड, 4 आयनिक कंपाउंड्स में हम कितनी चीजें कंपेयर कर सकते हैं? 1 2, कितने पैरामीटर्स देख रहा हूं यहां पर? So this is first parameter, this is second parameter, this is third parameter, this is fourth parameter, this is fifth parameter, this is sixth parameter। और 6 और 7 मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को अगर आप अलग अलग करते हैं तो फॉर गिवन 2 ionic compounds we can compare these 6 parameters based on the Fajans rule, based over the Fajans rule। यही फजांस रूल की खासियत है। देखो करके देखते हैं। तो बच्चों शुरू कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल। तो फर्स्ट एग्जांपल है, हमने क्लोराइड्स लिख लिए एल्कली मेटल्स के, लिथियम क्लोराइड्स, सोडियम क्लोराइड्स, फिर पोटेशियम क्लोराइड और रुबीडियम क्लोराइड। अब इसमें वो 6 पैरामीटर्स कोई पूछे बताइए, कोई पूछे अच्छा बताइए इन सबके मेल्टिंग पॉइंट्स कंपेयर करिए, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स कंपेयर करिए, इनमें आयनिक कैरेक्टर कंपेयर करिए, कोवेलेंट कैरेक्टर कंपेयर करिए। चलिए अच्छा कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो ये बता दीजिए किसकी पोलराइजेशन किस में ज्यादा है, कौन सा कैटाइन ज्यादा जो है पोलराइज कर रहा है एनाइन को, या चलिए यही बता दीजिए कि कौन सा एनाइन ज्यादा पोलराइज हो रहा है कैटाइन के द्वारा। कुछ भी पूछ सकते हैं,
सभी की बात है बच्चों। तो इसका बहुत सिंपल आंसर है क्या, अगर हम इन चारों आयनिक कंपाउंड्स को देखें तो इन चारों में जो एनाइन है दैट इज सिमिलर फॉर ऑल फोर, बट कैटाइन इज डिफरेंट। हियर इट इज Li प्लस, हियर इट इज Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस। और एनाइन तो सबके लिए एक जैसा है, क्लोराइड आयन। अब अगर साइज की बात करें, अब यहां पर तो एकदम बहुत ही सिंपल हो गया, क्योंकि यहां तो हम लोग कैटाइंस जो है वो सब एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, तो साइज जो है बढ़ रहा है। अब साइज बढ़ रहा है तो बस अगर कोई कहे कि पीपी बताइए, तो इन कैटाइंस की पीपी का क्या आंसर होगा, तो पोलराइजिंग पावर का आंसर सर उल्टा हो जाएगा। पोलराइजिंग पावर का आंसर सर उल्टा हो जाएगा। साइज जितना कम होगा पीपी उतना ज्यादा होगा। कोई कहे कि एनाइन का पोलराइजेशन बताइए किसमें ज्यादा है, तब सब में सेम आंसर। अच्छा, यहां तो केवल मैंने कैटाइंस लिखे हैं, तो ऐसे लिख लेते हैं LiCl, NaCl, उससे कम KCl, और सबसे कमजोर जो पोलराइजेशन होगा वो इस क्लोराइड का होगा, क्योंकि इसका पोलराइजिंग पावर सबसे कम है। कोई कहे कोवैलेंट कैरेक्टर बताइए सर, कोवैलेंट कैरेक्टर, तो बच्चों जितना पोलराइजेशन या पोलराइजिंग पावर हाई होगी, कोवैलेंट कैरेक्टर भी उतना हाई होगा, तो सेम ऑर्डर। कोई कहे कि अब चलिए आयनिक कैरेक्टर बताइए, इन चारों सॉल्ट्स में आयनिक कैरेक्टर बताइए क्या होगा, तो सर कोवैलेंट कैरेक्टर का जो आपने ऑर्डर लिखा है उसको पलट दीजिए, वही इसका आयनिक कैरेक्टर हो जाएगा, वही इसका आयनिक कैरेक्टर हो जाएगा। कोई कहे अच्छा ठीक है, इन सॉल्ट्स की वाटर में सॉल्युबिलिटी बताइए, वाटर सॉल्युबिलिटी, तो सर जो आप आयनिक कैरेक्टर लिख रहे हैं वही वाटर सॉल्युबिलिटी का भी ऑर्डर हो जाएगा। जितना ज्यादा आयनिक नेचर होगा उतना ही ज्यादा वाटर में सॉल्युबल होगा। अच्छा ठीक है, चलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, इनका ऑर्डर बताइए। सर जो आपने आयनिक कैरेक्टर लिखा है वही इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। जैसे जैसे आयनिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सर ये मजबूत होते चले जाएंगे, वैसे वैसे इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मेन क्या है बच्चों, मेन ये है या फिर ये, जैसे यहां पर क्या है, यहां ये चूंकि एनाइन तो सब में एक ही जैसा है, तो आप पोलराइजेशन एनाइन को देखकर तो बता नहीं सकते। हाँ, अगर सभी में कैटाइन एक जैसे होते तब फिर हमें एनाइन को देखना पड़ता। तो यहां बच्चों जो आंसर करने का माध्यम है, जो आंसर की जड़ है, जो रिसोर्स है अपने पास, दैट रिसोर्स इज कैटाइन। As cations are different, belong to the same group, so using the factor of size, we can answer about the polarizing power. अब पोलराइजेशन पावर पता चल गई तो फिर बाकी सब पता चल गया। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि कैटाइन सब में एक जैसा हो, एनाइंस अलग अलग हो, तो फिर एनाइंस को देखना होगा। तो जो ऑर्डर पोलराइजेशन का होगा वही पोलराइजिंग पावर का होगा, फिर बात बाकी तो यही है। तो मेन जो फजांस रूल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, या मेनली यही पूछा जाता है, कोवैलेंट कैरेक्टर कंपेयर करिए, आयनिक कैरेक्टर कंपेयर करिए, वाटर सॉल्युबिलिटी कंपेयर करिए, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करिए। तो ये सब कंपैरिजन के लिए आपको पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेशन, तो कैटाइंस और एनाइन को देख के समझ में आना चाहिए कि अपना आंसर क्या होने वाला है। तो अब आगे के क्वेश्चन में ये जो कथा है, ये कथा हम लोग नहीं करेंगे। ये अंडरस्टूड है कि सब में आप उसी तरह करते जाएंगे। हम बस पोलराइजिंग पावर या पोलराइजेशन जिसकी जो निकल पाएगा उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल। नाउ सी द नेक्स्ट। नाउ मूव टू द बच्चों सेकेंड एग्जांपल। देखो सेकेंड एग्जांपल क्या है। अब सेकेंड है जैसे एनाइन तो सेम करके देख लिए, उसी से मिलता जुलता चलो एक और कर लेते हैं। से Na2O MgO
और Al2O3, Al2O3, इनको जरा गौर करो। अब ये तीनों जो हैं उनमें अगर हम चार्जेस की बात करें तो जो कैटाइंस हैं ये Na+ है बच्चों, ये Mg2+ है और ये है अपना एल्यूमिनियम 3+, और एनाइन जो है यहां भी सभी में कॉमन है, सो दैट इज O2-। सो दिस इज कॉमन इन ऑल 3 कंपाउंड्स। अब इन 3 कैटाइंस में साइज का रोल नहीं आएगा, साइज तो लगभग एक जैसा हो गया क्योंकि एक ही पीरियड के एलिमेंट्स हो गए सारे। अब बात करेंगे यहां पर चार्ज की। तो चार्ज चूंकि ज्यादा है, मैंने Ag लिख दिया है गलती से, दिस इज एल्यूमिनियम नॉट सिल्वर, ओके। तो साइज जो है उसका फैक्टर नहीं होगा, अब फैक्टर चूंकि चार्ज का होना है तो चार्ज हाई होने से पोलराइजिंग पावर हाई रहती है। सो दिस इज द आंसर ऑफ Pp, एंड इफ यू नो द Pp यू नो एवरीथिंग, यू नो एवरीथिंग। सो यहां पर जो डिसाइडिंग फैक्टर है, जो डिसाइडिंग फैक्टर है बच्चों, वो अपना डिसाइडिंग फैक्टर है यहां पर चार्ज ओवर कैटाइन, चार्ज ओवर कैटाइन। चलिए फिर कम टू क्वेश्चन नंबर 3 हो गया से NaCl की बात किए और कॉपर के क्लोराइड की बात की। तो ये तो अभी वैसे भी डिस्कस हो ही गया है, एक बार यहां भी लिख लेते हैं। तो यहां भी बच्चों क्या है, देयर इज कॉमन एनाइन, तो Na+ है बच्चों और कॉपर प्लस है। अब यहां पर जो पोलराइजिंग पावर अभी हमने समझा, तो वो पोलराइजिंग पावर कॉपर प्लस का होता है हायर। नाउ द रीजन इज दैट इट इज सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एंड दिस इज नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नाउ पोलराइजिंग पावर इज हायर फॉर दिस कैटाइन, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, या यूं कहें पानी में ये ज्यादा अच्छा सॉल्युबल है, ये कम सॉल्युबल है, या यूं कहें कि NaCl एक मजबूत सॉल्ट होगा इन कंपैरिजन टू कॉपर क्लोराइड। रीजन इसमें ज्यादा आयनिक कैरेक्टर है, इसमें कम आयनिक कैरेक्टर है। सारे आंसर इसी से निकलते हैं। चलो और कुछ क्वेश्चन करते हैं। ओके, चलो बच्चों 4th करते हैं। अब 4th में क्या कर रहे हैं हम लोग कि एनाइन को अलग अलग कर देते हैं। तो से Ag2O और जिसका साथी है दैट इज Ag2S, तो सिल्वर का ऑक्साइड और सल्फाइड, ठीक। अब जरा गौर से देखें, अब इन दोनों में ही ये जो Ag+ है प्यारे बच्चों, सो दिस Ag+ इज कॉमन फॉर बोथ। अब यहां पर कैटाइन एक जैसा हो गया। अच्छा, डिफरेंट क्या हो गया, दिस इज ऑक्साइड आयन एंड दिस इज सल्फाइड आयन, ये अलग अलग हो गया। अब इन दोनों में क्या है, चार्ज सेम है। चूंकि ये एनाइंस हैं तो Pp की बात ना करके P की बात करेंगे, मतलब पोलराइजेशन की बात करेंगे या पोलराइजेबिलिटी की बात करेंगे। तो साइज चूंकि सल्फर का ज्यादा है तो इसकी पोलराइजेबिलिटी हाई है। अगर P पूछा जाए तो P इज हायर फॉर द सल्फाइड आयन। अब जब आपको P मालूम चल गया तो फिर आपको सब मालूम चल गया, आपको सब मालूम चल गया। मेन तो यही है। अब कोई पूछे दोनों Ag+ में बताइए कि कौन सा Ag+ जो है जो ज्यादा पोलराइज कर रहा है, तो आप कहेंगे कि Ag2S में जो Ag+ है वो सल्फाइड आयन को ज्यादा पोलराइज करेगा। कोई कहे सॉल्युबिलिटी का आंसर बताइए, वाटर सॉल्युबिलिटी बताइए किसकी ज्यादा है, तो आप कहेंगे कि सर चूंकि पोलराइजेबिलिटी यहां पर ज्यादा है तो ये ज्यादा कोवेलेंट नेचर हो गया इसका, तो कोवेलेंट नेचर ज्यादा हो गया तो सॉल्युबिलिटी इसकी नेचुरली घट जाएगी। तो Ag2O की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है और Ag2S की सॉल्युबिलिटी कम है। तो ऐसे ऐसे कुछ भी आंसर पूछा जा सकता है। ऐसे कोई पूछ दे चलिए मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बताइए, तो वो भी आप बता सकते हैं।
वही बता सकते हैं। तो अब ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, या तो आपको एनाइंस के रिस्पेक्ट में आंसर करना होगा बच्चों, तो पोलराइजेशन से आंसर करिए, और या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको कैटाइन के रिस्पेक्ट में करना हो तो पोलराइजिंग पावर से आंसर करिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फजांस रूल। सो दिस इज ओवर। थैंक यू बच्चों।